नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वो प्रश्न पत्र था आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत भूगोल विषय से 2018 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति निकली थी, जिसकी परीक्षा जनवरी 2020 में हुई थी। उसमें हम लोगों ने अभी तक 1 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 101 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक। कुल 150 प्रश्न ही इस पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो अब आपको बताते चलें कि जो लास्ट वीडियो था उसमें 100 नंबर प्रश्न जो है मिसिंग था। तो आइए देख लेते हैं कि 100 नंबर प्रश्न क्या है, उसके आगे हम फिर देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर टेकन इनटू अकाउंट ऑफ वेबर्स लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। ऑप्शन दिए हुए कच्चा माल, पूंजी, परिवहन लागत, बाजार, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड मार्केट। अब आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल ACD सही है, केवल ABD सही है, या केवल ABC सही है, या ABCD सही है, या ABD सही है। जो भी आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो आपको याद आ रहा होगा पीजी की क्लास में आपको जब वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत पढ़ाया गया था तो उनके कौन कौन से कारक थे। वो पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा था आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और तीसरा था मार्केट। तो आपका A, C और D आपका सही है, जबकि पूंजी जो है उनका प्रमुख कारक नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया है, 101 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। इन राजस्थान वाटर वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाई। ऑप्शन दिए हुए एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, तीसरा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और चौथा है आपका वन विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो राजस्थान में क्रियान्वित हुआ है वो है आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। 102 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है। एज पर 2011 census, which among the following districts has highest proportion of urban population। ऑप्शन दिए हुए अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका है धौलपुर। अब 103 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बालसन। ऑप्शन दिए हुए खाटू लवण झील, पचपदरा झील, सांभर झील और डिडवाना झील। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सांभर झील। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाथरा का पाला स्थित है। नाथरा का पाल इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन दिए हुए जयपुर, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उदयपुर। 105 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है। काला गुमान माइन एरिया इज फेमस फॉर। ऑप्शन दिए तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, कार्ड्स के लिए या चाइना के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पन्ना के लिए। अब आपको बताते चलें कि जो आपका तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, इसमें आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी और राजस्थान स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लास्ट के जो 10-15 क्वेश्चन हैं उसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं, जबकि बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है इसमें राजस्थान स्पेशल, जो वहाँ का जीके है, जीएस है, और साथ में आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान से देखें जिससे कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनसे आपको फायदा मिल सके। 106 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन दिए हुए कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कोटा। 107 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम पाया गया है। एज पर 2011 सेंसस विच एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन दिए हुए गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बाना। तो नागौर में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व रिकॉर्ड किया गया है, जो भी ऑप्शंस दिए हुए उनके अनुसार। 108 नंबर प्रश्न पूछा गया कि खड़ीन है। खड़ीन इज ए। ऑप्शन दिए हुए हैं जनजाति मतलब ट्राइब, जल संरक्षण तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, तीसरा है वन संरक्षण तकनीक मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक, और चौथा है जनजातीय गांव मतलब ट्राइबल विलेज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जल संरक्षण की तकनीक। तो राजस्थान में खड़ीन जो है वो जल संरक्षण की एक तकनीक है। 109 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक पुराणों का भूगोल जिसने रचित की, द बुक
द ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज इज रिटन बाई, ऑप्शन दिए हुए आर एन दुबे, एस एम अली, ई अहमद व आर एल सिंह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एस एम अली द्वारा पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई। ये आपसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 110 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि नगर नियोजन की बारोक प्रणाली संबंधित है। बारोक स्टाइल ऑफ अर्बन प्लानिंग बिलोंग्स टू, ऑप्शन दिए हुए पुरा ऐतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है प्राचीन काल से, एंशिएंट पीरियड, तीसरा है पुनर्जागरण काल से, रेनेसांस पीरियड, और चौथा आपका है मध्यकाल से, मतलब मिडुअल पीरियड से। तो आपका जो है कौन सा हो सकता है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पुनर्जागरण काल से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं। द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, ऑप्शन दिए केवल वंशानुगत, हेरिडिटरी ओनली, दूसरा है केवल पर्यावरण से, मतलब इन्वायरमेंट ओनली, तीसरा है माता पिता की भागीदारी से, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, चौथा है पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों, इन्वायरमेंटल एंड हेरिडिटरी बोथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 4 नंबर है, पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों। 112 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विच वन इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क ऑफ ए टीचर, ऑप्शन दिए विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना, टू मेक स्टूडेंट्स पंक्चुअल इन ए क्लासरूम, दूसरा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, तीसरा है कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना, टू नॉट पनिश स्टूडेंट्स इन द क्लास, और चौथा विकल्प है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चौथा। ठीक है। 113 नंबर पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को डैश डैश अपनानी चाहिए। A teacher wants to ensure the participation of most of the students of the class in the teaching learning process. The teacher should adopt. Options दिए हुए हैं व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड, आगमन विधि मतलब इंडक्शन मेथड, परिचर्चा विधि मतलब डिस्कशन मेथड, और चौथा है आपका प्रदर्शन विधि मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपका बताइए कि चारों में से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल। तो आपका जो है परिचर्चा विधि है वो, उसमें जो है आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है टीचर स्टूडेंट्स का। तो आपका जो सी नंबर विकल्प है वो सही है। 114 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए हुए अनुकूलन मतलब कि एडॉप्टेशन, आत्मसातकरण मतलब कि एसिमिलेशन, तीसरा है समंजन मतलब एकोमोडेशन, और चौथा है समतुल्यन मतलब इक्विलिब्रेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, तो आपका जो है 2 नंबर आंसर सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 115 नंबर की, कक्षा में एक छात्र जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं वह है। इन द क्लासरूम ए चाइल्ड हु आस्क मेनी क्वेश्चंस एंड हैज ए वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कहा जाता है? पिछड़ा बालक मतलब बैकवर्ड चाइल्ड, प्रतिभावान बालक मतलब गिफ्टेड चाइल्ड, तीसरा है समस्यात्मक बालक मतलब प्रॉब्लम चाइल्ड, चौथा है आशा से कम सफलता पाने वाला बालक मतलब कि अंडर अचीवर चाइल्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रतिभावान बालक। 116 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है एन एडोलसेंट who has developed formal operational thought can। ऑप्शंस आपके जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ कि भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट फ्यूचर। दूसरा आपका है किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, सिस्टमेटिकली जनरेट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर द गिवन सिचुएशन। तीसरा है आपका उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है, थिंक अबाउट द वर्ल्ड दैट डू नॉट एग्जिस्ट। और चौथा आपका है आगमनात्मक तर्क पर कर सकता है, गो फॉर इंडक्टिव रीजंस। तो आपसे पूछा गया कि आपका ABCD में से कौन सा सही है। आपके कोड दिए हुए मतलब कोड्स दिए हुए ABD सही है, BCD सही है, AD सही है या ABCD सही है। तो आपका जो है एक किशोर के लिए जो आपका जो भी
डेवलपमेंट है, फॉर्मल, ऑपरेशनल जो थॉट है वो आपके चारों विकल्प सही होंगे। ठीक है, ए बी सी डी। 117 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। Which of the following student is most likely to confirm the peer expectation for the academic achievement? ऑप्शन दिए हुए हैं, एक छात्र जो कक्षा 1 में है, एक छात्र जो कक्षा 5 में है, एक छात्र जो कक्षा 8 में है, एक छात्र जो कक्षा 12 में है। तो अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और आप उत्तर सोचिए कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो लगभग में सभी में करेंगे, तो इसीलिए इस प्रश्न को क्या किया गया है, इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अब जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो मोस्ट एक्यूरेट है, जो भी सबसे ज्यादा सही लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसको तो लोक सेवा आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंध है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद। ऑप्शन दिए हुए व्यवहारवाद से, बिहेवियरलिज्म से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, चौथा है सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मतलब सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सृजनात्मकता से संबंधित है, क्रिएटिविटी रिलेट्स टू। ऑप्शन दिए हैं अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मूर्त चिंतन से या गहन चिंतन से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन से। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर द इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऑप्शन दिए संपूर्णता मतलब कंप्लीटनेस, पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक, अस्पष्टता मतलब एम्बिग्यूटी, और चौथा है आपका जो है वातावरण संबंधी सुविधाएं, इन्वायरमेंटल कंफर्ट। तो आपका जो है जो बचना चाहिए वो बचना चाहिए हमेशा अस्पष्टता से। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन। ऑप्शन दिए हुए ध्यान स्मृति रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है, हाउ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्रू अटेंशन मेमोरी एंड स्ट्रेटजीज। दूसरा है सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है, सोशल एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज म्यूचुअली बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड। तीसरा है आपका सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कि सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिक्षकों और परिवार द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज बिल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स एंड फैमिली। तो सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण जो महत्व देता है वो आपका देता है सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है इस पे देता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन दिए विद्यालयों में समायोजन करना, मेकिंग एंड एडजस्टमेंट टू स्कूल्स। दूसरा है आपका है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन करना, गाइडेंस फॉर द स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। तीसरा है पुस्तकों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ बुक्स। चौथा आपका जो है वो है कार्य जगत को समझने में मदद करना, हेल्प इन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द वर्क। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 4 नंबर है, कार्य जगत को समझने में मदद करना। 123 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके काल्पनिक दर्शक मतलब इमेजिनरी ऑडियंस। दूसरा है अपराजेयता मतलब कि इनविसिबिलिटी, और उसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत काल्पनिक कहानियां मतलब कि पर्सनल फेबल्स, और चौथा आपका है आज्ञा पालन मतलब ओबीडियंस। तो आपका जो सही है आपका वो है आज्ञा पालन, ये आपका किशोरावस्था की सामान्य विशेषता नहीं है। 124 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुकूलन के द्वारा सीखना है। लर्निंग बाय द कंडीशनिंग इज लर्निंग बाय।
ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संज्ञान के द्वारा मतलब कि कॉग्निशन के द्वारा, साहचर्य मतलब एसोसिएशन के द्वारा, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन द्वारा या मॉडलिंग के द्वारा। तो अनुकूलन के द्वारा जो सीखना है वो आपका जो है साहचर्य के द्वारा सीखना कहलाता है। ठीक है। 125 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की? Which education committee has recommended the inclusion of the guidance and counseling and including vocational placement in the student service? ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षा आयोग मतलब कि द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, दूसरा है शिक्षा की नई नीति 1968, ए ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1979 और मुदालियर आयोग 1952 to 53। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शिक्षा आयोग के द्वारा। 126 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक के विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? ये आपसे पूछा गया कि स्टेज 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है। तो जो आपका जो है कोहलबर्ग है उनके अनुसार जो ये स्टेज है वो आपका है चरण 2 या फिर आपका स्टेज 2। 127 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following is not correct about the use of teaching learning material in the classroom? ऑप्शन दिए यह विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाता है, इट एनहांसेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, दूसरा है शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, टीचर्स कैन शो देयर क्रिएटिविटी टू द स्टूडेंट्स, तीसरा है यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज द एजुकेशन एफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स, और चौथा आपका है यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आपका जो कक्षा में शिक्षण अधिगम के बारे में जो सही नहीं है वो है आपका बी नंबर विकल्प, वो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। ठीक है। 128 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग? ऑप्शन दिए हुए हैं नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन द प्रायर अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है शिक्षार्थी पर्यावरण के से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, लर्नर्स आर द पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तीसरा आपका जो है शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, चौथा है प्रामाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ऑथेंटिक लर्निंग टास्क प्रमोट्स द मीनिंगफुल लर्निंग। तो सीखने की जो रचनात्मकता के बारे में जो गलत है या सत्य नहीं है वो आपका है 2 नंबर विकल्प। 129 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? ऑप्शन दिए हुए हैं कि सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है, सपना is reading the story book because her teacher has assigned it and she wants to please her teacher। पहला हो गया आपका स्टेटमेंट। दूसरा है कि मानो कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, मानो इज स्टडिंग हार्ड टू ऑब्टेन ए गुड ग्रेस इन द क्लास। तीसरा आपका है कि ऋतु कक्षा में होने वाले टेक्स्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है, Ritu is studying hard for the test because she enjoys the content of the course। और चौथा आपका जो विकल्प दिया हुआ है कि रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके माता पिता उसे साइकिल देने का वादा किया है, रजत इज स्टडिंग हार्ड बिकॉज इफ ही गेट्स गुड मार्क इन द टेस्ट हिज फादर हैज प्रॉमिस्ड टू गिव ए बाइसिकल। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है, मतलब कि
इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपका जो तीसरा जो विकल्प है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है कि रितु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। 130 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग गिवन बाई। ऑप्शन दिए हैं पियाजे द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, वायगोत्स्की के द्वारा या उसबेल के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ब्रूनर के द्वारा। 131 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को डैश 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 के नाम से संदर्भित किया जाता है। द अवेयरनेस ऑफ one's own mental process and strategies is referred to as। ऑप्शन दिए हुए हैं मेटा थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन, मेटा मेमोरी या मेटा इंटेलिजेंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मेटा कॉग्निशन। अगला प्रश्न पूछा गया 132 नंबर कि डैश 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 ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। डैश 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 had first defined the term emotional intelligence। ऑप्शन दिए हैं गार्डनर स्टर्नबर्ग के द्वारा, डेनियल गोलमैन के द्वारा, डेना जोहर के द्वारा या पीटर सलावे और जॉन मेयर के द्वारा। तो पीटर सलोवे और जॉन मेयर द्वारा भावनात्मक बुद्धि का जो है परिभाषित किया गया था। उसके बाद 135 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के द्वारा विकसित किया गया साइंस इंक्वायरी मॉडल वाज डेवलप्ड बाई। ऑप्शन दिए हैं डेविड हंट के द्वारा, डोनाल्ड ऑलिवर व पी शावर द्वारा, हिल्डा टाबा द्वारा या जोसेफ एस सहवाब द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका है जोसेफ एस सहवाब, जिन्होंने साइंस इंक्वायरी मॉडल दिया। 134 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके जो पहले दिए हुए हैं कि सामूहिक लक्ष्य मतलब ग्रुप गोल, दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है सफलता के लिए समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द सक्सेस, चौथा है सक्रिय छात्रों के पर अतिरिक्त भार एक्स्ट्रा लोड ऑन द एक्टिव स्टूडेंट्स। आपके कोर्स दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं कि ABC सही है, ABCD सही है, ACD सही है या ABD सही है। तो आपका जो A, B और C है वो विकल्प आपके सही हैं कि सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर, सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं। 135 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में आता है। द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कवर्स इन। ऑप्शन दिए हैं सामाजिक इंटरेक्शन मॉडल परिवार, दूसरा है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान परिवार, तीसरा है सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, चौथा है व्यवहार संशोधन प्रतिमान परिवार, सोशल इंटरेक्शन मॉडल फैमिली, दूसरा है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल फैमिली, तीसरा है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फैमिली, चौथा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल फैमिली। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार। 136 नंबर प्रश्न पूछा गया कि रक्षा युक्तियां हैं डिफेंस मैकेनिज्म आर। ऑप्शन दिए सामाजिक प्रक्रिया मतलब सोशल प्रोसेस, अहम सुरक्षात्मक मतलब ईगो प्रोटेक्टिव, तीसरा है परामर्श प्रक्रिया मतलब कि काउंसलिंग प्रोसेस, चौथा है संवेगात्मक प्रक्रिया मतलब इमोशनल प्रोसेस। तो जो रक्षा युक्तियां होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो आपकी जो है ईगो प्रोटेक्टिव होती हैं। 137 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग एमंग एडोलसेंट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दें, आर्ग्यू इन द रीजन्ड वे रेदर देन थ्रो इमोशंस, पहला आपका है। दूसरा है कि न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे हुआ और क्यों हुआ ये भी पूछें। नॉट आस्क ओनली व्हाट हैपेंड बट आल्सो हाउ एंड व्हाई। तीसरा आपसे पूछा गया है दिया हुआ है कि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यात्मक विधि का उपयोग, यूज लेक्चर मेथड्स टू कंप्लीट द कोर्स ऑन टाइम, और चौथा है कि एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना। कंपेयर वेरियस आंसर्स टू ए क्वेश्चन एंड जज विच इज रियली द बेस्ट आंसर। तो आपका जो सही उत्तर है जो कि किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास से
संबंधित नहीं है वो आपका है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना। 138 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही है। 139 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन दिए शास्त्रीय अधिगम से मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग से, क्रिया प्रसूत अधिगम से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, तीसरा है सूझ से मतलब इंसाइट से, चौथा है प्रणालीबद्ध व्यवहार से मतलब सिस्टमेटिक बिहेवियर से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर क्रिया प्रसूत अधिगम से। 140 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है? मिस्टर सिंह हैज enrolled his students in an online history course. This type of distance learning is referred to as ऑप्शन दिए हुए हैं ट्यूटोरियल, ईमेल, वेब विस्तार या वर्चुअल विद्यालय या वर्चुअल स्कूल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका वर्चुअल स्कूल। अब आपके कुछ भूगोल से प्रश्न आ जाते हैं। अभी तक आपने देखा बहुत बोरिंग हो गया आपका कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आ गए काफी ज्यादा। अब आप पे ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोहरोविसिक असांतत्य पृथक करती है। मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट्स। ऑप्शन दिए हुए मेंटल बाहरी क्रोड को, मेंटल एंड आउटर कोर, आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड को, इनर कोर एंड आउटर कोर को, तीसरा है निचली भूपर्पटी एवं ऊपरी पर मेंटल को, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, चौथा है ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल को, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो मोहरोविसिक जो अलग करती है वो है निचली भूपर्पटी मतलब लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अपर मेंटल को। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। और जो भी डिस्कंटिन्यूटीज हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में वो कौन कौन सी हैं और किन किन परतों को अलग करती हैं उसको आपको स्मृत कर लेना है। 142 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर, उद्गम केंद्र मतलब फोकस, तीसरा छाया क्षेत्र मतलब शैडो जोन और क्षेपण क्षेत्र मतलब की सबडक्शन जोन। तो जो अवकेंद्र है उसे जाना जाता है आपका उद्गम केंद्र या फोकस के नाम से भी। 143 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ ज्वालामुखियों के नाम दिए हुए तथा दूसरी तरफ वो ज्वालामुखियां कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, दुनिया के किन किन भागों में स्थित हैं वो दिए हुए हैं। तो क्राकाटोआ जो है आपका कहाँ पे स्थित है, वो है सुंदरजल डमरूबंद के पास में। सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्थित है। कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में स्थित है और मेयान जो है आपकी फिलीपींस में स्थित है। तो आपका जो सही उत्तर हो गया आपका 3 1 2 4 हो गया। ठीक है, आप आसानी से इसको लगा लीजिएगा। 144 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ज्यूगेन बनता है। ज्यूगेन इज फॉर्म्ड बाई। ऑप्शन दिए हैं मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपकर्षण द्वारा, विंड एब्रेशन इन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स, दूसरा है मुलायम तथा कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन अपकर्षण के द्वारा, विंड एब्रेशन इन द वर्टिकल लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। उसके बाद तीसरा आपका जो है वो है कि मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच में पवन सन्निकर्षण द्वारा, विंड एट्रिशन इन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। और चौथा आपका मुलायम तथा कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन सन्निकर्षण द्वारा, विंड एट्रिशन इन वर्टिकल लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। तो आपका जो ज्यूगेन बनता है वो बनता है मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच अपघर्षण द्वारा मतलब एब्रेशन के द्वारा बनता है। 145 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गुम्फित नदी विशेषता है। द ब्रेडेड स्ट्रीम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन दिए हैं नदी के ऊपरी भाग के प्रवाह की, अपर कोर्स ऑफ रिवर, दूसरा है नदी के मध्य भाग के प्रवाह की, मिडिल कोर्स ऑफ रिवर, तीसरा है हिमनद के ऊपरी भाग के प्रवाह की, अपर कोर्स ऑफ ग्लेशियर, और चौथा है आपका नदी के निचले भाग के प्रवाह की, लोअर कोर्स ऑफ रिवर। तो गुम्फित नदी या ब्रेडेड स्ट्रीम आपकी नदी के निचले भाग के प्रवाह की विशेषता है। 146 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की
स्थिर गैस नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन दिए हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो आर्गन जो है आपकी स्थिर गैस नहीं है। आर्गन वायुमंडल में कितने फीसदी पाई जाती है? आपको सोचना है कितना है, 0.93%। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.032%। इसी तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया कि 0.032%। ठीक है। 147 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई। ऑप्शन दिए हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, दूसरा है लघु तरंग सौरिक विकिरण द्वारा, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के द्वारा, तीसरा है प्रत्यावर्तित सौरिक विकिरण द्वारा, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन के द्वारा, चौथा है प्रकीर्णित सौरिक विकिरण के द्वारा, मतलब स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन के द्वारा। तो जो आपका वायुमंडल का तापन होता है वो आता है आपका दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा, मतलब कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। 148 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज। ऑप्शन दिए हैं 2%, 6%, 8% एंड 5%। तो जो दिए गए विकल्प हैं उनके आधार पर आपका 5% के आसपास जो है अधिकतम मात्रा हो सकती है वायु में जल वाष्प की। 149 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन ऑफ एयर इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं अभिवहन मतलब एडवेक्शन, संचालन मतलब कंडक्शन, विकिरण मतलब रेडिएशन और संवहन मतलब कन्वेक्शन। तो आपका जो क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कहलाता है आपका अभिवहन। और अंतिम प्रश्न जो इस वीडियो का पूछा गया है, इस पेपर का अंतिम प्रश्न है 2018 के पेपर का, वो है कि ग्योट हैं, यहाँ पे ग्योट्स, यहाँ पे गियो पूछा गया हिंदी वर्जन में गियो हैं, जबकि यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इंग्लिश वर्जन में कि गियोट्स पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है गियोट्स पूछा गया है। तो गियोट्स हैं, ऑप्शन दिए हैं गहरे सागरीय मैदान डीप सी प्लेन्स, दूसरा है सागरीय निक्षेप ओशियानिक डिपोजिट्स, तीसरा है सागरीय महासागरीय खाइयां ओशियानिक ट्रेंचेस और चौथा है सपाट शीर्ष समुद्री पर्वत फ्लैट टैप्ड सी माउंट्स। तो आपका ग्योट्स जो होता है वो आपके सपाट शिखर समुद्र पर्वत या फ्लैट टैप्ड सी माउंट्स होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो भी आपको 50 प्रश्न बताए गए ये आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी राजस्थान या यूपी में कहीं भी टीजीटी पीजीटी या फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है या आपका यूजीसी में टीचिंग एंड एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न हैं उनमें आपके काम आएंगे। तो आपसे जो प्रश्न पूछे गए आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद पूरा हो सके और आप लोग सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद।